चैप्टर 3 वेलोपैथी के नियम सिद्धांत लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वेलोपैथी। वेलोपैथी एक नजर में स्वास्थ्य के प्राकृतिक सिद्धांतों एवं नियमों की अनभिज्ञता ही बीमारी है। अतः हम इन्हें समझें व पालन करें तो शरीर स्वतः ही बीमारियों को समाप्त कर देगा। वेलोपैथी की परिभाषा। वेलोपैथी एक स्वास्थ्य सुरक्षा पद्धति है जो कुदरत के स्वास्थ्य नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे विज्ञान ने पहले ही सिद्ध किया है। यह हमें स्वस्थ कर भी सकती है एवं स्वस्थ रख भी सकती है। वेलोपैथी के 4 नियम। नंबर 1, पहला शरीर का नियम। यदि कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। नंबर 2, शरीर के एहसासों का नियम। अपने शरीर के एहसासों को महसूस करें और उसके अनुसार कार्य करें। नंबर 3, स्व चिकित्सा का नियम। स्व उपचार हमारे शरीर की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके द्वारा शरीर स्वयं को ठीक करता है। नंबर 4, रीढ़ की हड्डी का नियम। रीढ़ की हड्डी का सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। वेलोपैथी के 10 सिद्धांत। नंबर 1, रक्त का सिद्धांत। रक्त परिपूर्ण मात्रा में होना चाहिए। नंबर 2, रक्त परिसंचरण का सिद्धांत। सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए उचित रक्त परिसंचरण अनिवार्य है। नंबर 3, आंतों का सिद्धांत। यदि आंतों की अंदरूनी सतह ठीक रहेगी तभी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आंत की सतह में असंतुलन से ही खराब स्वास्थ्य विकसित होता है। नंबर 4, भोजन का सिद्धांत। जीवन जीने के लिए भोजन अति आवश्यक है, लेकिन क्या खाएं और कैसे खाएं, ये एक कला है। नंबर 5, पोषण का सिद्धांत। शरीर स्वयं न्यूट्रिशन नहीं बना सकता, इसलिए आपको इसे भोजन से प्राप्त करना होगा, जिससे शरीर को पोषण मिलेगा। नंबर 6, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सिद्धांत। कोशिका के बीमार होने का मूल कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है और एंटीऑक्सीडेंट इसकी दवा है। नंबर 7, कोलेस्ट्रॉल का सिद्धांत। कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है, लेकिन हमारी जीवन शैली ने इसे हमारा दुश्मन बना दिया है। नंबर 8, मिनरल्स की कमी का सिद्धांत। अपने अम्ल जनित भोजन को सीमित करें और मिनरल्स की कमी से दूर रहें। नंबर 9, संतुलित पीएच का सिद्धांत। संतुलित पीएच ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। नंबर 10, एलर्जिक तत्वों का सिद्धांत। एलर्जिक तत्व मानव शरीर के लिए दोस्त नहीं, वरन एक धीमा जहर है। वेलोपैथी का प्रथम नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ वेलोपैथी। शरीर का नियम, लॉ ऑफ बॉडी। यदि कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। इफ द सेल्स आर हेल्दी व्हेन द बॉडी इज हेल्दी। विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। संपूर्ण वेलोपैथी कोशिकीय स्वास्थ्य पर आधारित है। वेलोपैथी का मुख्य लक्ष्य उन कारकों को ढूंढना है जो हमारी कोशिका के कामकाज में बाधा डालते हैं। वेलोपैथी का मानना है कि बीमारी का केवल एक ही कारण है, कोशिका का पूर्ण क्षमता से काम न करना, अर्थात कोशिका किसी वजह से अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पा रही है। स्वस्थ कोशिका के लिए एक ही उपाय है, उन कारकों का पता लगाकर उन्हें हटाना या उन्हें हटाने में मदद करना जो हमारी कोशिका के काम करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मनुष्य शरीर विभिन्न अंगों से निर्मित एक अद्भुत संरचना है। ये कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो एक साथ मिलकर विशेष ऊतकों का निर्माण करते हैं। उन ऊतकों के समूह से अंग का निर्माण होता है। ये होमियोस्टेसिस, समस्थिरता, मानव जीवन क्षमता को सुनिश्चित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शरीर अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो सभी जीवों के स्वास्थ्य के लिए एक साथ कार्य करती है। कोशिकाएं और ऊतक भिन्न भिन्न कार्य कर सकते हैं, लेकिन शरीर में सभी कोशिकाओं की चयापचय की आवश्यकता है कि शरीर की सभी कोशिकाएं भी स्वस्थ रहें और उनके स्वास्थ्य के लिए हमें उनकी सभी आवश्यकताओं जैसे पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन उन्हें नियमित मिलती रहे एवं कोशिकाओं के टॉक्सिन यानी विजातीय द्रव्य का निष्कासन लगातार होता रहे। शरीर के अंदर कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती रहती है, जिनके द्वारा शरीर अपनी आंतरिक वातावरण को नियंत्रित करता है। उन्हें सामूहिक रूप से होमियोस्टेसिस कहा जाता है। शरीर की प्रमुख प्रणालियों की पूरक गतिविधि होमियोस्टेसिस को बनाए रखती है।
शरीर विज्ञान के अनुसार होम्योस्टैसिस से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारा शरीर काम कैसे करता है। होम्योस्टैसिस का अर्थ है आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना। ये दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। होमो अर्थात समान एवं स्टैसिस का अर्थ है स्थिर। दूसरे शब्दों में होम्योस्टैसिस एक ऐसी प्रणाली है जो शरीर को स्थिर बनाए रखने के लिए आंतरिक गतिविधियों को नियमित करती है। होम्योस्टैसिस हमारे शरीर में लगातार होता रहता है। चाहे हम खाना खाएं, पानी पिएं, नृत्य करें, हमारी शारीरिक संरचना लगभग एक ही रहती है। पानी अधिक पी लेने पर भी हमारा शरीर गुब्बारे जैसा फूल नहीं जाता, क्योंकि शरीर का होम्योस्टैसिस अतिरिक्त पानी को बाहर कर देगा। हमारे रक्त का 1 महीने के 10 अलग-अलग दिनों में अन्य रक्त घटकों का स्तर लगभग स्थिर ही रहेगा। होम्योस्टैसिस को नियंत्रण की एक श्रृंखला के माध्यम से बनाए रखता है, और जब यह तंत्र बिगड़ता है तो शरीर विभिन्न बीमारियों से घिर जाता है। होम्योस्टैसिस संतुलन बाधित हो सकता है जब कोशिकाओं में खराबी होती है, और यह खराबी किसी भी चीज से हो सकती है, जैसे कोशिका को उसकी आवश्यकता अनुसार पोषण न मिले या टॉक्सिन कोशिका के अंदर ही रह जाए। कोशिका के खराब होने के यूं तो बहुत से कारण होते हैं, परंतु आमतौर पर यह हमारी जीवन शैली और पर्यावरण प्रदूषण पर आधारित है, जो हमारे शरीर के कोशिकीय स्वास्थ्य को बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। होम्योस्टैसिस पर प्रभाव डालने वाले कारक। पोषण। कोशिकाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार यदि पोषण न मिले तो वो अपना कार्य पूर्ण क्षमता से नहीं कर पाएंगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति खून की कमी से ग्रसित है, हीमोग्लोबिन रक्त में लो खनिज की कमी हो जाती है, जिसका काम शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करना होता है। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके लिए शरीर में प्रतिक्रिया स्वरूप कार्डियक आउटपुट यानी कि दिल का तेजी से धड़कना में वृद्धि होने लगती है, जिससे अधिक पसीना आना, धड़कनें बढ़ जाना और हृदय की विफलता की संभावना हो सकती है। टॉक्सिन यानी कि जहरीला पदार्थ। वे पदार्थ जो शरीर में कोशिकाओं के मूल कार्य में हस्तक्षेप करते हैं और कोशिकाओं की खराबी का कारण बनते हैं, टॉक्सिन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी दवाई को अधिक मात्रा में ले लेता है तो उसके कई साइड इफेक्ट आ सकते हैं, जिससे शरीर की कई कोशिकाओं में टॉक्सिन उच्चतम स्तर पर जा सकता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क क्षति, कोमा और यहां तक कि मौत जैसी गंभीर स्थिति भी बन सकती है। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल कारण। मनोवैज्ञानिक स्थिति हमारे शरीर को बेहतर या बदतर बनाने का कार्य करती है। भौतिक यानी फिजिकल। आसन, व्यायाम और नींद का प्रभाव, अनियमित हृदय की धड़कन, थकान, चिंता और सर दर्द होम्योस्टैसिस के असंतुलित होने के कारण बन सकते हैं। मेडिकल। शारीरिक होम्योस्टैसिस को ठीक करने के लिए जब दवाई दी जाती है और फिर शरीर में हुए उस दवा के गलत असर को ठीक करने के लिए और जो दवाएं फिर से दी जाती हैं, उनके हानिकारक प्रभाव ही हमारी संभावित मौत का कारण बन सकता है। मानव शरीर तभी अधिक कुशलता से कार्य कर सकता है जब वो आंतरिक स्थिति को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखें। यह आंतरिक स्थिति में हानिकारक प्रभावों को रोकने में भी कार्य करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव इतिहास में हर मृत्यु होम्योस्टैसिस के नुकसान की वजह से है। वेलोपैथी अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य उन नियमों और सिद्धांतों वाली जीवन शैली को ढूंढना है जिसके द्वारा हम होम्योस्टैसिस का उचित संतुलन स्तर बनाए रखते हैं। अंग प्रणाली, ऑर्गन सिस्टम। अंग प्रणाली शारीरिक अंगों का एक समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यद्यपि हम उन्हें एक अलग इकाई के रूप में जानते हैं, जैसे पाचन तंत्र। शरीर में अंग प्रणालियों के कार्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हमारा शरीर अपने सभी अंग प्रणालियों के सहयोग के बिना काम नहीं कर सकता। वास्तव में एक अंग प्रणाली की विफलता गंभीर विकलांगता या मृत्यु का कारण भी बन सकती है। हमारा शरीर 11 अंग प्रणालियों से मिलकर बना है, जो कि निम्न हैं। नंबर 1, त्वचीय यानी त्वचा तंत्र, बाहरी वातावरण से सुरक्षा के लिए। नंबर 2, मांसपेशीय तंत्र, लचीलेपन व मूवमेंट के लिए। नंबर 3, कंकाल तंत्र, स्थिरता के लिए। नंबर 4, तंत्रिका तंत्र,
सिग्नल के लिए। नंबर 5 परिसंचरण तंत्र, पोषक तत्व के ट्रैवलिंग के लिए। नंबर 6 लसिका तंत्र, इम्यून सिस्टम व गंदगी निकालने के लिए। नंबर 7 श्वसन तंत्र यानी ऑक्सीजन के लिए। नंबर 8 अंतःस्रावी तंत्र, हार्मोन के लिए। नंबर 9 उत्सर्जन तंत्र, गंदगी बाहर निकालने के लिए। नंबर 10 प्रजनन तंत्र, वंश वृद्धि के लिए। नंबर 11 पाचन तंत्र, भोजन से पोषक तत्व निकालने के लिए। अंग प्रणाली में दिलचस्प बात यह है कि उनमें से कोई भी अंग किसी अन्य अंग प्रणाली के सहयोग के बिना अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकता। यही कारण है कि एक अंग प्रणाली में समस्या शरीर के अन्य अंग प्रणाली में समस्या का कारण बन सकती है। ये सभी एक दूसरे पर निर्भर है, जिसका मतलब है कि कार्य करने के लिए उन्हें एक दूसरे की जरूरत होती है। निष्कर्ष, हम ये जानते हैं कि हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं और उत्तकों से मिलकर अंग बनता है। कोशिकाओं का होम्योस्टेसिस बिगड़ने से कोशिका की कार्य क्षमता में गहरा असर पड़ता है, जिसका सीधा असर उत्तकों पर होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तकों से मिलकर अंग का निर्माण होता है, तो यदि उत्तक अपना कार्य नहीं करेंगे तो अंग भी अपना कार्य पूरी क्षमता से नहीं कर पाएगा। और यदि कोई अंग अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगा तो उसका असर अंग प्रणाली पर पड़ेगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के कार्य पर परस्पर निर्भर हैं। यदि उस अंग की कार्य क्षमता की कमी के मूल कारणों को देखेंगे तो हम पाएंगे कोशिका ने अपना कार्य सही ढंग से नहीं किया। उसके परिणाम स्वरूप अंग की कार्य क्षमता में कमी आने लगी। इसलिए वेलोपैथी में ये नियम बना, यदि कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। और यदि कोशिका को स्वस्थ रखना है तो वेलोपैथी के सभी नियमों एवं सिद्धांतों को अच्छे से समझना होगा, उनका पालन करना होगा, जिससे कोशिका अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। वेलोपैथी का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ वेलोपैथी, शरीर के एहसासों का नियम, लॉ ऑफ बॉडी फीलिंग्स, शरीर के एहसासों का नियम। अपने शरीर के एहसासों को महसूस कीजिए और उनके अनुसार कार्य कीजिए। फील योर बॉडी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, अपने शरीर में उठे एहसासों को महसूस करें और उन्हें समझें। आपका शरीर आपको सब कुछ बताता है। भूख लग रही है, नींद आ रही है, बाथरूम जाना है, थकान लग रही है। लेकिन जब हम इसे नजरअंदाज करते हैं, जैसे हमें बाथरूम जाने का एहसास होता है लेकिन हम मूत्र को रोक लेते हैं किसी भी कारण से, तो शरीर में विजातीय द्रव्यों यानी टॉक्सिन का स्तर बढ़ जाएगा, जो कि शारीरिक होम्योस्टेसिस स्तर को अनियमित कर देगा। जब आपको भूख का एहसास हो तो समझ लेना चाहिए कि शरीर के पोषण स्तर में कमी आई है, जिसको पूरा करने के लिए शरीर ने भूख का एहसास दिया है। ऐसे शरीर के होम्योस्टेसिस को संतुलित रखने के लिए शरीर कई एहसासों का सहारा लेता है। इन्हीं एहसासों को दबाने या नजरअंदाज करने से हमारे शरीर में बदलाव आने लगते हैं, जो बाद में बीमारियों का कारण बनते हैं। शरीर में उत्पन्न हुए एहसासों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर इन्हीं एहसासों के माध्यम से अपनी बुनियादी और जीवन सुरक्षा की कमी को पूरा करता है। और इन्हीं एहसासों की मदद से वो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देता है। और हम जाने अनजाने इन एहसासों को रोककर या नजरअंदाज करके अपनी जान के दुश्मन बन जाते हैं। शारीरिक एहसासों के प्रकार। शारीरिक एहसासों को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 पोषण का एहसास, भूख का एहसास, प्यास का एहसास। नंबर 2 आराम का एहसास, नींद का एहसास, उबासियों का एहसास, अंगड़ाइयों का एहसास। नंबर 3 अपशिष्ट पदार्थ हटाने का एहसास, मल आने का एहसास, मूत्र के आने का एहसास, अपांग वायु यानी कि पाद का एहसास। नंबर 4 इन्फेक्शन का एहसास, सर्दी होने का एहसास, खांसी होने का एहसास, उल्टी होने का एहसास, दस्त होने का एहसास, बुखार आने का एहसास। नंबर 5 दर्द का एहसास। पेन असेसमेंट टूल, नो पेन यानी आप बिल्कुल नॉर्मल है, माइल्ड यानी 0 से 3 तक, मॉडरेट दर्द का एहसास, जो किसी भी तरह का दर्द हो सकता है, हल्का
उससे ज्यादा, फिर मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, रस्ट पेन पॉसिबल, यानी जो असहनीय होता है। नंबर 1, पोषण के एहसास का नियम। भूख एक एहसास है जिससे शरीर को पोषण मिलता है। इस एहसास के माध्यम से हमारा शरीर हमें बताता है कि शरीर में पोषण की कमी हुई है, जिसे हमें भोजन के माध्यम से पूरा करना होगा। पोषण के एहसास के द्वारा शरीर अपनी भोजन की आवश्यकता को पूरा करता है, क्योंकि शरीर को बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर विकास के लिए भोजन से प्राप्त पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण शब्द भोजन में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा है, जो कि शरीर के आहार संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में आता है। अच्छा पोषण नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ मिलकर एक अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला रखता है। वहीं खराब पोषण से कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता व मानसिक कमजोरी बढ़ सकती है, या प्रजनन क्षमता में कमजोरी भी आ सकती है। पोषण के एहसासों के प्रकार। पोषण के एहसासों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, भूख का एहसास। नंबर 2, प्यास का एहसास। अब इन्हें विस्तार से समझेंगे। नंबर 1, भूख का एहसास। भूख हमारे शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जिसके द्वारा शरीर हमें बताता है कि शरीर में पोषण यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट एवं पानी की कमी हो रही है, जिसे भोजन के माध्यम से पूरा करना होगा। मस्तिष्क के द्वारा रक्त में हार्मोन और पोषण स्तरों को जांचकर ही यह एहसास पैदा किया जाता है। चिकित्सा अनुसंधान के मुताबिक मूल रूप से शरीर में पोषण स्तर की कमी की वजह से ही हमें भूख का एहसास होता है, जिसके कारण शरीर में घ्रिलिन नाम का हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है, जो कि आंतों यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में घ्रेलिनर्जिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित पेप्टाइड हार्मोन है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक न्यूरोपेप्टाइड के रूप में कार्य करता है। भूख को नियंत्रित करने के अलावा घ्रेलिन ऊर्जा के उपयोग एवं उसके वितरण की दर को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेलोपैथी टिप्स। भोजन को कंट्रोल करो, भूख को नहीं। जब पेट खाली होता है तो घ्रेलिन हंग्री हार्मोन को स्रावित किया जाता है, और जब पेट भर जाता है तो ये स्राव बंद हो जाता है। ये मस्तिष्क के हाइपोथैलेमिक कोशिकाओं पर काम करता है, जो कि भूख को बढ़ाता है, और गैस्ट्रिक अम्ल स्राव और आंतों की गति को बढ़ाने एवं शरीर को भोजन करने के लिए तैयार किया जाता है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। पोषण में वो पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर की ऊर्जा बनाने, उत्तक बनाने, शरीर व्यवस्थित रखने एवं शारीरिक प्रक्रियाओं को नियमित करने में मदद करते हैं। यदि हम विभिन्न प्रकार के उच्च पोषक तत्वों से भरपूर आहार को खाते हैं तो हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, और यदि हम कम पोषक तत्वों वाला आहार लेते हैं तो भले ये उस स्वाद में बेहतरीन क्यों ना हो, हम शरीर में पोषण के संतुलित स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य स्तर में गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा उच्च पोषण आहार ही लेना चाहिए। नंबर 2, प्यास का एहसास। ये तरल संतुलन होम्योस्टैसिस में शामिल एक अनिवार्य तंत्र है। यह एहसास तरल पदार्थों की या ऑस्मोलाइट्स की एकाग्रता में वृद्धि से उत्पन्न होता है, जैसे नमक। यदि शरीर में पानी की मात्रा नीचे गिरती है या ऑस्मोलाइट्स कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक हो जाता है तो मस्तिष्क में प्यास का संकेत मिलता है। प्यास पानी पीने का एहसास है। ऐसा तब होता है जब शरीर किसी भी कारण से निर्जलित होता है या किसी भी स्थिति में जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में पानी की कमी हो सकती है, उससे प्यास लग सकती है। अपने शरीर के एहसास की शक्ति को कम मत समझो। प्यास तंत्र। हम पानी क्यों पीते हैं? वैज्ञानिक अनुसंधान के मुताबिक प्यास शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाने वाला यानी संतुलित करने वाला एक ऑस्मो रेगुलेटरी तंत्र है। रक्त की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के जवाब में प्यास तंत्र सक्रिय होता है, लेकिन रक्त की मात्रा में परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। ब्लड ऑस्मो रेगुलेटरी मुख्यतः सोडियम कैटोन्स की एकाग्रता से प्रेरित होते हैं। पानी की प्यास न्यूरोनल और हार्मोनल प्रतिक्रियाओं का एक जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है, जो कि शरीर में तरल संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह पानी की मात्रा को बढ़ाने की एक कुदरती क्रिया है। प्यास केंद्र। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो ब्रेन के बिल्कुल ऊपर है। वृद्ध लोगों में प्यास तंत्र उतने ही प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए वे निर्जलीकरण के उच्च जोखिम में रहते हैं। शारीरिक घटनाओं के निम्नलिखित क्रम में
प्यास उत्पन्न होती है? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। नंबर 1, गुर्दा, हृदय और हाइपोथैलेमस में रिसेप्टर प्रोटीन का पता चलता है कि द्रव्य की मात्रा में कमी आई है या सोडियम की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। नंबर 2, हार्मोनल और मस्तिष्क के संदेश हाइपोथैलेमस के प्यास केंद्र में निकलते हैं। नंबर 3, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के प्रांतस्थ यानी कोर्टेक्स में उच्च संवेदीय क्षेत्रों में तंत्रिका संदेश भेजता है जो कि पानी पीने के लिए उत्तेजित करता है। नंबर 4, द्रव्य का सेवन किया जाता है। नंबर 5, मुंह और पेट से रिसेप्टर द्वारा तरल के अंदर आने का पता लगता है। नंबर 6, तंत्रिका द्वारा संदेशों को मस्तिष्क में भेजा जाता है और प्यास तंत्र बंद हो जाता है। पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए प्यास शरीर का नियंत्रित बैकअप तंत्र है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अपने शरीर के एहसास की शक्ति को कम मत समझो। दोनों ही मामलों में यदि आपको भूख लगे तो अपने शरीर को महसूस करें और उसके अनुसार कार्य करें और शरीर में पोषक तत्व भोज्य पदार्थों का सेवन करें। और यदि प्यास लगे तो पानी पिएं या फलों का रस पिएं और अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करें। अपने शरीर के एहसास की शक्ति को नजरअंदाज करने पर शरीर की कोशिकाएं सही से कार्य नहीं कर पाएंगी। याद रहे, पोषक तत्वों की कमी ही रोगों का मूल कारण है। पोषक तत्व हमेशा भोजन से ही प्राप्त करना चाहिए।